नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जुडिशरी की प्रिपरेशन की इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्यों? मुझे लगा सीपीसी बहुत बार पढ़ा दिया, चलो आज कुछ नया करते, तो मैंने कहा टीपी स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने कहा टीपी थोड़ा सा क्लिष्ट है, बट फिर मैंने एक ऐसा चैप्टर उठाया जिसको पढ़ के आपको एक एनर्जी आएगी, आपको लगेगा यस मैं टीपी भी कर सकती हूँ। क्योंकि कई बार होता हम बहुत टफ चीज़ें पढ़ते हैं और टफ के चक्कर में जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो हमारी नहीं समझ में आ पाती हैं, और टीपी थोड़ा स्टार्टिंग करते तो थोड़ा सा अजीब सा भी रहता है। तो मैंने कहा चलो आज कुछ नया पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। तो हम चलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पर। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का चैप्टर नंबर 7 है गिफ्ट। या तो गिफ्ट ले लो या गिफ्ट दे दो। तो हम बात करें गिफ्ट की, 122 से 129 आता है। जब गिफ्ट की बात करते हैं तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी का कर सकते हैं। तो अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी देखेंगे आप, तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी काम होता है और यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी होता है। जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी किया, ठीक है, और अकेले मूवेबल नहीं है, मूवेबल और इमूवेबल और ओनली इमूवेबल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कहते हैं सेल की, तो ये दो तरह से हो सकता है। एक हम कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में और एक कर सकते हैं हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सेल आप मूवेबल चीज़ों की करोगे तो ऑलवेज जाएंगे आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, ठीक है। और यदि आप मकान की करते हो, जमीन की करते हो, तो आप आओगे इसके अंदर। ठीक वैसे ही इसमें डिवाइडेड है। अगर मैं मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हो तो सेक्शन नंबर 5 से लेकर 37 तक, देन सेक्शन नंबर 118 से लेकर 137 तक, और यहाँ 38 से लेकर 105 तक। मैंने क्या किया, टीपी एक्ट के जो टोटल 130 सेक्शन है, क्या कहा, टीपी एक्ट के जो टोटल 130 सेक्शन है, इनको डिवाइड कर दिया आपके 2 पार्ट में। एक पार्ट हम पढ़ेंगे जो मूवेबल और इमूवेबल दोनों पे अप्लाई होता है, और एक पार्ट जो है वो सिर्फ इमूवेबल पे अप्लाई होता है, ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी पर अप्लाई होगा, मूवेबल पे नहीं होगा। जंगम संपत्ति और स्थावर संपत्ति, ठीक है। तो एक पार्ट हम पढ़ेंगे जो जंगम स्थावर दोनों पे अप्लाई होगा, एक पार्ट हम पढ़ेंगे जो सिर्फ स्थावर संपत्ति पे अप्लाई होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो गिफ्ट है, इस गिफ्ट में कैसी प्रॉपर्टी चाहिए। तो लिखिए, गिफ्ट में दोनों प्रॉपर्टी हो सकती हैं, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, जंगम भी हो सकती है, स्थावर भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। देन हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी दी जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी, कब दी जाएगी, किसे दी जाएगी और कब नहीं दी जाएगी, राइट। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इस गिफ्ट के साथ। अगर बात करते हैं मुस्लिम लॉ की, तो उसमें होता है हिबा। याद आया, मुस्लिम लॉ में आप पढ़ते हो हिबा, पूरा दान की बात करता है। तो गिफ्ट को हिंदी में दान कहते हैं और गिफ्ट को मुस्लिम लॉ में यानी उर्दू में हिबा कहते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले आते हैं 122 दान। दान को डिफाइन किया गया है, क्या कहा है, दान को डिफाइन किया गया, गिफ्ट को डिफाइन किया गया है कि कैसी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो लिखिए, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। गिफ्ट मूवेबल का भी हो सकता है, गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। सेकंड लिखिए, गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन होता है। गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन होता है, क्यों? क्योंकि यदि कंसिडरेशन के साथ हुआ तो गिफ्ट सेल बन जाएगा, यदि कंसिडरेशन के साथ हुआ तो गिफ्ट सेल बन जाएगा। इसलिए गिफ्ट कैसा हो सकता है, गिफ्ट मूवेबल भी हो सकता है, गिफ्ट कैसा हो सकता है, गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन होता है, ठीक है। एक जना गिफ्ट देता है और दूसरा गिफ्ट आता है, ठीक है। तो देने वाले को कहते हैं डोनर और लेने वाले को कहते हैं डोनी। याद रखना अर और ई का, डोनर डोनी, ठीक है। पूरे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में यही चलेगा, डोनर डोनी, मॉर्गेजर मॉर्गेजी, प्लेजर प्लेजी, ट्रांसफरर ट्रांसफरी, ठीक है। तो देने वाला हमेशा अर होगा, लेने वाला हमेशा ई होगा। हिंदी में दाता अदाता, बंधककर्ता बंधकदार, पट्टाकर्ता पट्टादार, अंतरणकर्ता अंतरिती, है ना। तो वहां पर ये चलेगा, या अंतरणदार भी हो सकता है। सेम अपन पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, गिरवी, गिरवी कर्ता गिरवीदार, है ना। तो देने वाला कर्ता, लेने वाला दार। वैसे इंग्लिश के अंदर अर और ई तो कभी गलत नहीं होगा। तो क्या कहा, किस्सा मूवेबल हो सकता है, इमूवेबल हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन होता है, एक डोनर होता है, एक डोनी होता है। अब शर्त क्या है,
देने वाला कैपेबल होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, यानी देने वाले का कैपेबल होना जरूरी है। बट जो लेने वाला है वो कोई भी हो सकता है, लेने वाला कोई भी हो सकता है, ठीक है। जब दान तभी कंप्लीट होगा, गिफ्ट तभी फुलफिल होगा जब लेने वाला उसको एक्सेप्ट करता है। यदि लेने वाला एक्सेप्ट नहीं करता है तो गिफ्ट कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। ये कहता है आपका पास सेक्शन 122। देन आता है सेक्शन 123, गिफ्ट हाउ मेड। जब मैं 123 की बात करूं तो दिमाग में बत्ती जलाओ। सेक्शन नंबर 1 देखिएगा इसका खोल के। सेक्शन नंबर 1 जो है वो 123 बताता है। 123 कहता है गिफ्ट हाउ मेड, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपको बताना है 54 पैरा 2, ठीक है, देन 59, देन 107 और देन 123। ये टीपी एक्ट के वो 4 सेक्शंस हैं जो हाउ मेड की बात करता है। कभी कहता है सेल हाउ मेड, तो कहीं आता है मॉर्गेज हाउ मेड, तो देन आता है आपके पास तीसरा आता है लीज हाउ मेड और एक आता है गिफ्ट हाउ मेड, यानी रजिस्ट्रेशन या डिलीवर। क्या कहा? रजिस्ट्रेशन या डिलीवर। बट इन चारों ये 4 सेक्शन भी, इन चारों सेक्शन का भी कोई एक्सेप्शन है, और वो क्या? रजिस्ट्रेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। पहले तो देखिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन नंबर 17 और 18। क्या कहा? इन सब का भी एक्सेप्शन है, और इन सब के एक्सेप्शन आप कहाँ पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन नंबर 17 और 18 के अंदर, ठीक है। किन के लिए बात किया? इन सब के लिए। कब रजिस्ट्रेशन कराना है, कब रजिस्ट्रेशन जरूरी है, उसको लेके हम वहां पर पढ़ते हैं। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात आती है, वो है 1908 का। ये आता है आपके पास जो आता है 1882 का। तो देखा जाए तो अपना पुराना एक्ट कौन सा हुआ? यही हुआ ना, क्योंकि ये हमारा 1882 का है। तो ऐसे कहीं जगह पढ़ेंगे कि जहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता है। मतलब कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है? पंजाब के अंदर डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता है, नहीं होता है। तो फिर वहां अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी। कैसे कर सकते हैं? गजेट नोटिफिकेशन के द्वारा। कैसे किया जा सकता है? गजेट नोटिफिकेशन। कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। जब कभी भी केवल स्टेट पे अप्लाई करना है तो ऑलवेज स्टेट गवर्नमेंट गजेट नोटिफिकेशन करेगी, ठीक है। लेकिन जब कभी भी पूरे सेंट्रल की बात आती है तो गजेट नोटिफिकेशन कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। देन आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 124। देन आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 124। तो क्या कहा? 122 गिफ्ट क्या है, 123 कहता है आपके पास गिफ्ट हाउ मेड। देन हमने इसके साथ बहुत सारी चीजें की। हाउ मेड तो बताया ही नहीं। चलिए, हमारे पास 2 तरह की प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल। लिखिए, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट करना है तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। यदि मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट करना है तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। और यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट करना है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट ठीक वैसे ही होगा जैसे कि सिंपल मॉर्गेज का, ठीक वैसे ही होगा जैसे कि सिंपल मॉर्गेज का। और सिंपल मॉर्गेज ऑलवेज रजिस्टर्ड, तो गिफ्ट इज ऑलवेज रजिस्टर्ड। तो गिफ्ट चाहे कितने ही रुपए का क्यों ना हो, गिफ्ट ऑलवेज रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड होगा। कौन सा? इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सा? इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है। चलिए, तो ये था गिफ्ट हाउ मेड, ठीक है। नहीं तो अन्यथा हम क्या पढ़ते हैं? 100 रुपीज से कम, 100 रुपीज से अधिक। सेल के अंदर पढ़ते हैं 100 रुपीज से कम, 100 रुपीज से अधिक। मॉर्गेज में पढ़ते हैं, लेकिन लीज में 100 रुपीज नहीं है। तो लीज में क्या है? ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ। तो उन 3 में वो है, बट यहाँ तो फ्री कर दिया। तुम चाहे कितने भी रुपए के क्यों ना हो, हमारे यहाँ ऑलवेज रजिस्टर्ड ही होंगे, ठीक है। बढ़िया, अपना फ्री हो गए। पर तो 122 गिफ्ट, 123 ट्रांसफर हाउ मेड। नाउ 124 कौन सी प्रॉपर्टी का गिफ्ट होगा? यू हैव 2 प्रॉपर्टी, एक एग्जिस्टेंस में है और एक फ्यूचर में मिलने वाली है। फ्यूचर में मिलने वाली प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं होती है। ये बात कहाँ लिखी हुई है? ऑब्लिक करके लिखिए, सेक्शन नंबर 6 ऑफ टीपी एक्ट। क्लियर कह देना, फ्यूचर में जो चीज आपके पास आएगी वो ट्रांसफर ही नहीं होगी। और गिफ्ट भी ट्रांसफर का एक क्या है? उदाहरण है। तो यहाँ पर भी कह दिया जो एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी होगी, एग्जिस्ट में होगी, वही ट्रांसफरेबल है। फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट नहीं होता। तो अभी जो करोगे वो वैलिड है और फ्यूचर वाले का करोगे तो वॉइड है। तो 122 डिफाइन, 123 हाउ मेड, 124 वो करते करते इसलिए पढ़ा रही हूँ, मोटापा बढ़ता जा रहा है ना। 124 कहता है कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का होगा, ना कि। हेलो एवरीवन,
I am Radhika, student of SULC, that is Suryanagri Unique Law Classes, Jodhpur, owned by Urmila ma'am. And today I want to share my experience of SULC. Like every other law student, my aim is also to become a judicial officer. And for that, I want to do my preparation in the guidance of one who can guide me in a right way. And for that, I searched for the best coaching for judiciary and I found SULC at the top. So I contact Urmila ma'am and joined SULC as a offline batch student. But due to such some circumstances, after some time I have to change from offline to online batch. But आफ्टर जॉइनिंग ऑनलाइन बैच मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैम के पढ़ाने के स्टाइल में या पढ़ाने के एफ़र्ट्स में कहीं पर भी ज़रा सा भी चेंज आया हो। जैसा मैम ने हमें ऑफलाइन में पढ़ाया था बिल्कुल वैसा ही ऑनलाइन में मैम ने पढ़ाया, वैसे ही एफ़र्ट्स मैम ने हमें ऑनलाइन भी प्रोवाइड किए। इवन मेरा एक्सपीरियंस तो ऑनलाइन के तौर पे ये था कि मैं और घर पे बैठ के भी मुझे एकदम क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट मिलता था। आई फील दैट मैम मुझे पर्सनल ही पढ़ा रहे हैं, पर्सनल फोकस करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैम से टू वे कम्युनिकेशन इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन होता है कि हमें लगता ही नहीं है कि हम ऑनलाइन बैठे हैं या हम क्लासरूम में ही बैठे। मैम के क्वेश्चंस पुट अप करने का, मैम के सेक्शंस को कोरिलेट करवाने का सब तरीके सेम होते हैं जैसे ऑफलाइन में हमें मिलते थे। सो मेरा एक्सपीरियंस एज ऑनलाइन बहुत अच्छा रहा। एंड अदर थिंग विच आई नोटिस्ड या इन माय ओपिनियन कि ऐसा वो चीज़ जो मैम को सबसे अलग कराती है, अलग मैम का टीचिंग का वे है, वो ये है कि जब मैम किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट कराती तो उससे पहले मैम उस सब्जेक्ट की एक समरी, एक ओवरव्यू दे देते हैं, जिससे कि हमें उस सब्जेक्ट को समझने में बहुत इजी हो जाता है। मैम एक इनोवेटिव स्टोरी सुनाते हैं उससे रिलेटेड, उस पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हमें उस सब्जेक्ट को पहले ही काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है बनने का। तो जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है उसको पढ़ने में। और जब मैम उससे सेक्शंस को रिलेट कराते हैं तो जो हमने एक्ट चाहे 2 महीने पहले भी पढ़ा था वो एक्ट हमारे माइंड में उस टाइम एक्टिव भी रहता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी मैम की। एंड सेकंड थिंग, जब मैम किसी भी सेक्शन को पढ़ाते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या जो भी अदर पॉइंट जो बुक जिसके लिए हमें बुक रेफ़र करनी होती है वो मैम उधर ही लिखा देते हैं, जिससे कि हमें बुक्स रेफ़र करने की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमारे बेयर एक्ट में ही हमारा सारा मटेरियल कवर आउट हो जाता है। एंड द थर्ड विच आई नोटिस्ड और आई थॉट दैट मेरे पूरे लॉ के करियर में मैंने कोई ऐसा टीचर नहीं देखा जो अपने स्टूडेंट्स को लॉ में परफेक्ट बनाने के लिए या लॉ का जुडिशियल ऑफिसर बनाने में अपना 200% लगाता हूँ, जिससे कि उनके स्टूडेंट्स जो है वो एक लॉ में अच्छा सा मुकाम हासिल कर ले या वो एक अपनी लाइफ का जो टारगेट है वो अचीव कर ले। मैम के 200% से मैम इतनी अच्छे से हमें मोटिवेट करते, जब भी हम डीमोटिवेट होते हैं मैम का मोटिवेशनल लेक्चर्स, मैम जो गेस्ट फैकल्टीज़ को बुला के हमारा गाइडेंस कराते हैं, उससे हम इतना अच्छे से मोटिवेट होते हैं और वापस उसी एनर्जी से हम पढ़ने में लग जाते हैं जितना हम पहले दिन से स्टार्ट करते हैं। सो लास्टली आई एम वेरी थैंकफुल मैम कि आपने मुझे अपना स्टूडेंट बनाया। एंड आई एम feel very lucky to have you as my mentor, teacher or guru. Thank you ma'am for everything. And lastly, SULC is not best because best हम तब बोलेंगे ना जब किसी से कंपेयर करेंगे। इट इज़ यूनिक, इसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैम। 125 कहता है आपका कि कई व्यक्तियों में से एक अस्वीकार करते हैं। आप मोर देन 1 लोगों को गिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें से कुछ ने अस्वीकार कर दिया तो क्या होगा? ये टीपीएक में बार बार पढ़ते हो, मोर देन 1, कुछ एक्सेप्ट करते कुछ नहीं, तो क्या होगा? ऐसे 2 सेक्शन और पढ़ते हैं हम। सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 16। 15 में तो कह दिया कोई बात नहीं,
जो अनबॉर्न हैं, जो भी पेट में हैं, एग्जिस्टेंस में नहीं है, उनका छोड़ दो, बाकी का दे दो। लेकिन जो 16 है वो कहता है प्रायर इंटरेस्ट का अगर निष्फल हो जाता है तो पोस्ट इंटरेस्ट भी विफल हो जाएगा। तो वो दोनों भी यही बात करता है। ये भी कहता है कि चाहे बहुत सारे लोग हैं, उनमें से दो ने मना कर दिया तो क्या बाकी सबका कैंसिल हो जाएगा? नहीं, जिसने मना किया उसको इग्नोर करो, बाकी सबको दे दो। क्या कहा? जिसने इग्नोर किया उस सबको मना करो, बाकी सबको दे दो। देन आता आपके पास पहला गिफ्ट को डिफाइन, दूसरा हाउ मेड, तीसरा प्रेजेंट और फ्यूचर प्रॉपर्टी, एंड देन 125 कहता मोर देन 1% होने पर क्या होगा। नाउ 126 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या गिफ्ट को रिवोक भी किया जा सकता है? पहले दो फिर वापस कैंसिल कर दो, ऐसा हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है, बट इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि मैं हूँ डोनर, आप हैं डोनी। आपके ऊपर जो कंडीशन लगाती हूँ वो मेरे हैंड्स पे नहीं होनी चाहिए, वो मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि मेरे कंट्रोल में हुई तो मैं तो रोक दूंगी। तो वो मेरे कंट्रोल से नहीं, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे कहती हूँ कि यदि तुम जज बन जाओगे तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, या मैंने पहले प्रॉपर्टी तुम्हें दे दी और मैंने कहा जज बन जाओगे तो तुम्हारी, नहीं तो वापस मेरी रिटर्न हो जाएगी। इसका मतलब यदि तुम जज नहीं बनते हो तो गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है। लेकिन शर्त क्या है कि जो कंडीशन आपके ऊपर इम्पोज की जा रही है, जो शर्तें लगाई जा रही है, वो डोनर के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एक मूवी आती है मैंने प्यार किया, उसके अंदर आमिर खान होता है कि सलमान खान होता है, हीरो ही भूल गई आज तो मैं, सलमान खान होता है। तो उसको कहते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी, भाग्यश्री हुआ करती थी, तो तुम कमा के लेकर आओ। वो बेचारा कमा के भी लाता है, फिर एक दिन वो आता है पैसे लेके, रास्ते में फाइटिंग हो जाती है, बारिश आ जाती है, सारे नोट गिल्ले हो जाते हैं, कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुई, है ना। ऐसा भी था वहाँ पे, कैसा कोई सीन। ठीक वैसे ही आता है कि साहब मैं जो कंडीशन आपके ऊपर लगाऊं वो कंडीशन मेरे हैंड्स में नहीं होनी चाहिए, मेरे कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, बाकी देखा जा सकता है। इसका मतलब गिफ्ट भी रिवोक किया जा सकता है। तो 122 गिफ्ट डिफाइन, 123 हाउ मेड, 124 प्रेजेंट प्रॉपर्टी का होगा, फ्यूचर का नहीं होगा। 125 सेवरल पर्सन में से जिसने मना किया उसको छोड़ो, बाकी के सबके एग्जीक्यूट हो जाएगा। 126 यस रिवोक किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। नाउ 127 और 128 क्या कहा? 127 और 128 जो है इन लोगों को साथ में पढ़ा जाता है। ठीक है, आइए क्या है ये दोनों। पहले तो ये इसका एक्सटेंड है। आपने सुना होगा अक्सर ऑनर्स गिफ्ट, आपने सुना होगा यूनिवर्सल डोनी। और जब जो क्या बोलता है एलएलबी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है या एलएलबी सेकेंड ईयर में जहाँ टीपी आती है ना कोर्स में, ये फिक्स क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आता है। एलएलबी वालों के 100% आता है, और जुडिशरी वालों के कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है। तो क्या कहता है आपके पास 127 ऑनर्स गिफ्ट दुर्बर दान क्या है? इसका मीनिंग होता है कि जब मेरे पास मोर देन वन प्रॉपर्टी है जिसके अंदर राइट्स भी हैं और लाइबिलिटीज भी हैं, मैंने आपसे पूरी प्रॉपर्टी दी, आपने कहा हाँ जिनमें फायदे हैं वो तो दे दो और जिनमें दुविधाएं हैं, लाइबिलिटीज है, वो मुझे मत दो। ऐसा नहीं होगा। गिफ्ट जाएगा तो पूरा जाएगा, नहीं जाएगा तो बिल्कुल ही जाएगा। लेकिन जहां मैं आपको 5 अलग अलग प्रॉपर्टी दे रही हूं, वो तो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, सेपरेट नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ते हैं कि जिन चीजों को सेपरेट नहीं किया जा सकता उनको इग्नोर कीजिए, है ना। तो वो इग्नोर कर लिया हमने। अब क्या आता है? तो सेकंड बात आती है आपके पास। सेकंड कहता है कि जिनको जो सेपरेट है और सेपरेट हो सकती है, वहां पे आप जो सही लगे वो ले लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। बट जो पहले वाली कंडीशन थी जिसमें सेपरेट नहीं भी हो सकता, लेकिन यदि वो किसी डिसक्वालिफाइड पर्सन को दिया जाता है, लीगल डिसेबिलिटी पर्सन को दिया जाता है, यानी माइनर को दी है, अनसाउंड को दी है, तो वो बाद में बड़ा होकर चुन सकता है कि मैं सिर्फ राइट्स को रखूंगा, मैं लाइबिलिटीज को नहीं रखूंगा। तो इसका एक एक्सेप्शन है कि किस पर्सन को जो प्रॉपर्टी के ऊपर राइट्स को लेने का राइट है बट लाइबिलिटीज वो छोड़ सकता है, और वो आता है लीगल डिसेबल पर्सन। और लीगल डिसेबल पर्सन कौन होता है? या तो अनसाउंड होता है या माइनर होता है, अर्थात जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता है। तो यूनिवर्सल ऑनर्स गिफ्ट का मतलब होता है कि बेनिफिट के साथ साथ लाइबिलिटीज भी जाएगी, बेनिफिट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी जाएगी। केवल राइट नहीं होते हैं, राइट के साथ ड्यूटी हमेशा होती है, राइट के साथ लाइबिलिटीज होती है। और राइट, लाइबिलिटी एंड ड्यूटी ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं पता है? जूरिस्प्रूडेंस में। जूरिस्प्रूडेंस में बहुत अच्छा डिफाइन किया गया है। राइट, ड्यूटी, लाइबिलिटी ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन डिसेबल पर्सन के कंडीशन में इसको हटाया जा सकता है। नाउ इसका एक्सटेंड है 128 इज ए यूनिवर्सल डोनी। क्या कहा कि 127 की बातों को ध्यान में रखते हुए जब आपके हाथ में प्रॉपर्टी आती है, तो जो प्रॉपर्टी डोनर के थ्रू आपके हाथ में आई है, उस प्रॉपर्टी में जो लाइबिलिटी होगी, वो लाइबिलिटी उस प्रॉपर्टी में जो आपको राइट मिला
उस राइट के रूप में ही इंडिविजुअल तक होगा, उस राइट के रूप में आप व्यक्तिगत रहेंगे, यानी उससे ज़्यादा नहीं। क्या कहा, लाइबिलिटी आपके ऊपर व्यक्तिगत रूप से आ जाएगी, इंडिविजुअली लाइबल आप हो जाएंगे। बट वो इंडिविजुअल लाइबल कितने, जितनी प्रॉपर्टी आपके हाथ में सिर्फ उसी रूप में। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर्टी तो थी 5 लाख रुपीज की, यू आर ए कलेक्टर, आपके पास तो हो सकते लाखों रुपए और, ठीक है, वो 5 लाख रुपीज की थी, पता चला उस प्रॉपर्टी पे जो लाइबिलिटी वो 6 लाख रुपीज की है, अब 5 लाख वो 1 लाख आपको देने पड़ेंगे? नहीं, क्योंकि क्लियर लिखा है, ध्यान से देखिएगा कि आपकी वहां व्यक्तिगत लाइबिलिटी तो होगी, बट व्यक्तिगत लाइबिलिटी का एक्सटेंट सिर्फ वही तक होगा जितनी प्रॉपर्टी आपके हैंड्स में आई है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक वैसे ही इसी तरह का ये गिफ्ट के रूप में है, और ठीक ऐसी ही हम चीजें पढ़ते हैं ट्रांसफरी के रूप में, ठीक ऐसी ही चीजें पढ़ते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। वो कहाँ पढ़ते हैं? ये तो ठीक गिफ्ट देने के बाद लाइबिलिटी है, लेकिन कई बार विदाउट गिफ्ट दिए भी लाइबिलिटी आती है। जब यू आर ए ट्रांसफरी, जब आप उस समय कौन हो जाते हैं, ट्रांसफरी हो जाते हैं या लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं, कहाँ पढ़ते हैं वो सब? वो सब पढ़ते हैं आप CPC सेक्शन नंबर 49, 50, 52। तो इस कंडीशन में आप वहां पर भी लाइबल हो जाते हैं। देन आता आपके पास 129 से देन आता 129 कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर सेविंग्स की बात करता है कि ये गिफ्ट की जो प्रोसीजर है कहाँ अप्लाई नहीं होगा, था बोलना 2 जगह पे नहीं होगा। एक तो ये मुस्लिम लॉ पे अप्लाई नहीं होगा, और दूसरा ये मृत्युशैया पर मरता हुआ व्यक्ति जो दान देता है उस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो क्या याद रखोगे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ये जो सेक्शन है, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर मुस्लिम लॉ पे जो हिबा है उस पर अप्लाई नहीं होगा, और सेकंड मरते वक्त जो व्यक्ति गिफ्ट देता है उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। तो हमने क्या पढ़ा? गिफ्ट पढ़ा। गिफ्ट कैसा था? मूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है। सेक्शन नंबर 122 कहते हैं गिफ्ट को डिफाइन करो। 123 कहता है गिफ्ट हाउ मेड हो सकता है। 124 कहता है प्रेजेंट प्रॉपर्टी का हो सकता है, प्रेजेंट प्रॉपर्टी का हो सकता है, फ्यूचर प्रॉपर्टी का नहीं। 125 कहता है सेवरल पर्सन को एक साथ दिया जा सकता है। 126 कहता है रिवोक किया जा सकता है। रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पढ़ते हैं? रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना। तो याद रखना TP और कॉन्ट्रैक्ट पैरेलल चलते हैं, हमेशा याद रखना। TP और कॉन्ट्रैक्ट पैरेलल चलते हैं। कोशिश करें जब भी स्टडी करें दोनों को साथ में करें, जब दोनों को साथ में करेगा तो जल्दी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। दोनों बहुत पुराने कानून हैं, ठीक है। देन आता आपके पास 126 रिवोक कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। 127 कहता है ऑनरस गिफ्ट की बात करता है। ये तो है ऑनरस गिफ्ट। एक अपन पढ़ते हैं ऑनरस बर्डन ऑफ प्रूफ, ऑनरस ही बोलते हैं ना, सिद्धि भार, ऑनरस बर्डन ऑफ प्रूफ ही बोलते हैं आई थिंक। ये तो दुर्भरधान है, वो है नहीं, वो तो ऑनर्स ऑफ प्रूफ है, नॉट ऑनरस है, सॉरी, वो तो ऑनर्स ऑफ प्रूफ है, ये ऑनरस है। चलिए छोड़े फिर अपन हटा दे उसको। तो क्या कहता है? दुर्भरधान आता है 127, और 128 कहता है यूनिवर्सल डोनिंग, और देन आता है 129 सेविंग्स, कहाँ में अप्लाई होगा, कहाँ में अप्लाई नहीं होगा। आपकी लाइफ में ना 2 ऐसे कानून आते हैं जब लॉ स्टूडेंट है ना, एक तो आपका TP, एक आता है आपका एविडेंस। दोनों छोटे छोटे हैं पर इतने खोटे हैं ना, कितना ही पढ़ लो समझ नहीं आता। 1-2 चैप्टर आ जाएगा समझ में अच्छे, उसके बाद तो बेंडी बज जाती है। तो इनको बार बार रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही हम बताना चाहेंगे सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस चलाती हैं। क्या कहा? सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस चलाती हैं। आई नो काफ़ी सारे बच्चे गायब हो जाएंगे कि मैम हमें तो यूट्यूब पे पढ़ना है, हमें आपकी क्लासेस से क्या लेना देना। लेकिन मुझे पता है, मैं आपको बार बार कहूँगी ना, एक दिन आपके मन में आएगा कर लेते हैं। टीवी में जब ऐड आता है मैगी का, बार बार सुन के लगता है कि एक बार खा के देख लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं बार आपसे कहूँगी तो आपके मन में आएगा कर लेते अब तो ज्वाइन ना। तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। टाइम बहुत अच्छा है, एक पैम्पलेट मिलेगा भी आपको, उसमें टाइम वाइम सब दे रखा है। 2 वे कम्युनिकेशन है, फोटोज आपको दिखेगी। जिस ऐप पे हम पढ़ाते हैं 2 वे कम्युनिकेशन है। ऑनलाइन क्लासेस इक्वल टू ऑफलाइन क्लासेस हैं। आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपसे बात कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी चलती हैं। इसके साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी चलती हैं। क्या खासियत है सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस की, उस खासियत के बारे में हम आपसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि क्यों आपको यूनिक लॉ क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए। यूनिक लॉ क्लासेस ज्वाइन करने के पीछे जो सबसे बड़ा मेरा ऑब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट है आपका सिलेक्शन। यहाँ पर बिल्कुल कैसे एक टीचर एक सिंगल स्टूडेंट को घर आके पढ़ाता है, बिल्कुल वैसी प्रिपरेशन होती है। टीचर दिन भर
स्टूडेंट के पीछे पीछे भागता रहता है, ये कर लिया क्या, ये कर लिया क्या, ये हो गया क्या, ये हो गया क्या। डे बाय डे अपडेट रहता है और बच्चा साथ साथ चलता रहता है। इवन तो कई बच्चे खुद भाग जाते हैं, फिर भी हमारे मैसेजेस जाते हैं कि बेटा कर ले, बेटा कर ले, बेटा कर ले। तो जो इस क्लासेस की जो खासियत है, एक एक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है। जो सबसे बड़ी इसकी क्लास की खासियत वो क्या है, एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। डेली बेसिस पे नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। क्लास आधे घंटे पहले खोल दी जाती है ताकि आप कल का जो पढ़ा है वो डिस्कस कर सकें, उसको रिवाइज करा सकें। और साथ ही साथ डेली के आपको 5-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के मिलते हैं। जो मेन के क्वेश्चन है वो आपको साथ साथ लिखा दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन मेन के बनते हैं, ये क्वेश्चन मेन के बनते हैं, यही बनते हैं। जो टेस्ट पेपर आपके पास आता है उसका सॉल्यूशन करवाते हैं। साथ ही साथ आपसे कहते हैं टेस्ट पेपर रिटर्न आता है वो आप लिख कर भेजिए, चेक होता है, चेक होने के बाद आपको वापस रिटर्न होता है और उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थी, इसमें क्या क्या कमी थी जो आपको ठीक करना होता है। यानी यूनिक लॉ क्लासेस जुड़ने का एक ही फ़ायदा है, वो है आपकी अपनी पढ़ाई में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी कंटिन्यूटी बढ़ेगी, एक एक चीज़ आपकी टिप्स पर होगी, क्योंकि डेली बेसिस पे आपका रिवीजन 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 होता रहेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद। खुश रहिएगा, दूसरों को भी खुश रखिएगा, आगे बढ़ते जाइएगा और ज़िंदगी में सफल होइएगा। इधर उधर की चीज़ों को इग्नोर करें, आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, आई एम निवेदिता, आई एम स्टूडेंट ऑफ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस। मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कैसे SULC के साथ और मैम के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने फरवरी में ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। उससे पहले मैंने मैम के यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, देन मैंने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मुझे इस बारे में डाउट था कि ऑफ़लाइन और ऑनलाइन क्लासेस में क्या डिफरेंस होगा। तो यही डाउट क्लियर करने के लिए मैं मैम से मिलने जोधपुर गई। मैम ने मुझे कहा कि आप बेटा दोनों करके देख लो, दोनों ज्वाइन करके देख लो, आपको कोई डिफरेंस समझ में आया आप उस हिसाब से ज्वाइन कर लेना। तो मैंने मैम की ऑफ़लाइन क्लास भी अटेंड की, मैंने मैम की ऑनलाइन क्लास भी अटेंड की। मुझे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं समझ में आया। मैम जैसा एफर्ट ऑफ़लाइन क्लास में देती हैं वैसा ही ऑनलाइन क्लास में भी देती हैं। मैम सारी चीज़ें इक्वली प्रोवाइड कराती हैं, जैसे ऑनलाइन में वैसे ही ऑफ़लाइन में भी। तो बात मुझे ज्वाइन करने के बाद मुझे ऑनलाइन में ज़्यादा फीसिबल लगा, तो मैंने ऑनलाइन ही ज्वाइन की, क्योंकि ऑनलाइन में ज्वाइन करने के कई फ़ायदे होते हैं। जैसे आप घर पे ही हो, सबसे अच्छी बात आपको घर का खाना मिलता है और आपके जो दूसरे खर्चे होते हैं वो भी बच जाते हैं। मैम का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। मैम कैसे सारे सब्जेक्ट को स्टोरी टेलिंग की तरह पढ़ाती हैं, समझाती हैं, कैसे याद कराती हैं, सारे सेक्शन को कैसे तोड़ के आपको कैसे लिखना है, कैसे आपको अपने नोट्स बनाने हैं। मैम सारी चीज़ें डिटेल में बताती हैं। मैम सिखाती हैं कि याद कैसे करना है। मैम बार बार रिवीज़न कराती हैं। हम लोगों की जो क्लासेस होती हैं, तो क्लास में जो 15 to 20 मिनट्स होता है वो रिवीज़न के लिए होता है, कि जितना मैम ने पढ़ाया है वो बार बार रिवीज़न कैसे हो। तो मैम बार बार रिवीज़न कराती हैं, हर एक बच्चे से पूछती हैं, हर एक बच्चे पे पर्सनली साथ ध्यान देती हैं। मैम को पता होता है कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा है, किस बच्चे को कितना आता है। मैम टाइम टू टाइम हम लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस चलाती हैं, स्पेशल क्लासेस। मैम बोनस में टेस्ट पेपर और बोनस क्लासेस सब कुछ मैम प्रोवाइड कराती हैं। इवन मैम ने अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोगों की एक स्पेशल क्लास चलाई थी, जिसमें मैम ने प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बताया कि आपको कैसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन का सल्यूशन देना है, आपको कैसे उसका आंसर देना है। मैम हम लोगों के वीकली टेस्ट होते हैं, सैटरडे और संडे मैम टेस्ट लेती हैं हम लोगों का। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मैम उस टेस्ट में भी सॉल्यूशन के लिए उसकी अलग क्लास होती है, जिसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसमें भी हम लोग का रिवीज़न होता है।